स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है, आयतन V में बंद एक गैस द्वारा लगाया गया दाब P के लिए गैसों का जो गतिज जो सिद्धांत सूत्र है वो क्या है, PV इज इक्वल टू 1/3 NM V²। ठीक है, V² दिया है तो NM दर्शाता है, तो इसमें आपको बताना है जो NM है वो क्या दर्शाता है। तो भाई NM जो है वो दर्शाता है यहाँ पर आयतन V में उपस्थित गैस का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो n का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल N है यानी कि जितने उसमें पार्टिकल्स हैं गैस के, ठीक है, और m मतलब है मास ऑफ पार्टिकल। तो n और m को यदि हम गुना कर दें तो पूरी गैस में जो भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का मास हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल्स। आगे है नेक्स्ट है, दही में बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें से कौन से जीवाणु दही बनाने में सहायक है। अब देखो दही बनाने के लिए कौन से जीवाणु हैं जो सहायक होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध से दही बनाने का काम कौन करते हैं, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट गर्म करने पर भूरे रंग की डैश उत्सर्जित करती है। अब देखो लेड नाइट्रेट है हमारा, यदि हम उसको हीट देंगे, लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, ये आपका लेड नाइट्रेट है। यदि हम इसको गर्म करें तो ये क्या निकलता है, तो ये निकालता है NO2। क्या निकालता है, NO2 निकालता है, जो कौन से कलर की होती है, वो भूरे रंग की गैस होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी राइट होगा, NO2। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर यदि पृथ्वी के निकास वेग यानी कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड है और किसी ग्रह के निकास वेग त्रिज्या का दुगना है, तो पृथ्वी के रूप में उसका औसत घनत्व क्या होगा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो एस्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो वो होता है निकास वेग, VE बराबर है √2gRE। ठीक है, RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो यहाँ पे जो VE है वो किसके बराबर है, भाई R के बराबर। किसके बराबर है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या दिया गया है, 11, किसी पर 11 है, तो यानी कि VE यदि 11 है तो वो क्या होगा, R। और जहाँ पर त्रिज्या 2 गुना है यानी कि 2R है, तो वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो दोनों को डिवाइड कर दें तो VE रखेंगे और R की वैल्यू रखेंगे 2R, और दोनों को डिवाइड कर दें तो R से R कटेगा और VE की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये गुना हो जाएगा, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र का नाम क्या है। अब देखिए जो वायुमंडलिक दाब है उसको मापने का जो यंत्र है वो कौन सा होता है, बैरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बैरोमीटर। नेक्स्ट है, डैश निम्न आवृत्ति की विद्युत शक्ति के उत्पादन, संचरण और प्रयोग के दौरान बनाई जाती है। तो कौन सी बनती है भाई, वो EMF बनती है। कौन सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिनको हम बोलते हैं, वो हमारी यहाँ पर बनती है। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, जब ब्राइन के जलीय विलयन में से विद्युत गुजरती है तो यह NaOH बनाने के लिए अपघटित हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो भाई वो कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वो हमारी प्रक्रिया होती है क्लोर एल्कली प्रक्रिया। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया। अब देखो इसमें क्या होता है, ब्राइन NaCl, ठीक है, NaCl। इसमें से क्या होता है, ब्राइन के जलीय विलयन यानी कि ब्राइन के जलीय विलयन, ब्राइन प्लस वाटर। तो इसमें से जब विद्युत गुजरती है तो ये क्या होता है, 2NaOH, ठीक है, और प्लस CO2 प्लस वाटर में बदलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रक्रिया। अगला है, उत्पादन प्रक्रियाओं की आनुवांशिक प्रक्रिया के कारण कौन सी हानि अपरिहार्य है। तो कौन सी हानि होती है भाई, जो अपरिहार्य होती है वो सामान्य प्रक्रिया। नेक्स्ट है, सभी धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और डैश देते हैं। तो सभी धातु कार्बोनेट यानी कि जो भी मेटल कार्बोनेट होते हैं आपके, धातु कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, और जो एसिड की रिएक्शन हो, यदि प्रक्रिया हो, तो वो क्या देते हैं भाई, CO2 देंगे, साल्ट देंगे और प्लस में वाटर देंगे, प्लस में वाटर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट है, भूकंप के समय ऊर्जा उत्पन्न
होने वाली बिंदु को क्या कहते हैं? अब देखिए जो भूकंप है जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोकस, या फिर बोलते हैं हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर बोलते हैं या फिर फोकस बोलते हैं। और यदि एपिसेंटर की बात करें तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। जहाँ पर भूकंप का झटका सबसे अधिक महसूस होता है ग्राउंड पर, तो वो इसके ठीक ऊपर होता है, बिल्कुल ठीक सीधा ऊपर ग्राउंड पर। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो दोनों याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है बिच्छू पत्तियों के चुभने वाले, यहाँ पे लिखा है पता नहीं रोम लिखा है, शायद साफ नहीं दिख रहा, का अंतक्षेपण करते हैं जिससे जलन युक्त दर्द होता है। तो यानी कि जो जलन युक्त दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है भाई मिथेनोइक एसिड के कारण, या फिर फॉर्मिक एसिड भी इसको बोलते हैं। दोनों याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी आपको मिलेगा, फॉर्मिक अम्ल या फिर मिथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु की संवेग 25% बढ़ती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यदि संवेग, अब देखो गतिज ऊर्जा जो होती है के काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, ठीक है। या फिर दूसरे रूप में हम बोले तो काइनेटिक एनर्जी हम संवेग के रूप में p²/m, तो किसके प्रोपोर्शनल है भाई? p² के। किसके प्रोपोर्शनल है? p² के। यदि एक बार 25 बढ़ाएं तो ये क्या होगी? 2 बार बढ़ेगी। यानी कि फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, p² के बराबर हो यदि कोई चीज़ तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं x + y + xy/100। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। तो यानी कि 2 बार वो बढ़ती है 25, तो 25 प्लस अब एक्स वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पर 25, तो 25 × 25 625 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ये कट के आएगा 6.25 और ये 50 होगा, और 50 में 6 और जोड़ेंगे तो 56.25 होगा। तो लगभग 56% आपकी ये बढ़ेगी। नेक्स्ट है ईंधन में और निम्नलिखित में से कौन से 3 कारक आग को जलते रहने के लिए संयोजन में मौजूद होने चाहिए? तो आग को जलते रहने के लिए कौन से चाहिए भाई? हमें ईंधन चाहिए, ऊष्मा चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? ईंधन, ऊष्मा और हमें चाहिए ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक जैक जो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आपका हाइड्रोलिक जैक होता है, हाइड्रोलिक जैक है, ठीक है, वो किस पर आधारित होता है? तो पास्कल के नियम पर। पास्कल का नियम भाई क्या बताता है? यदि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं कहीं पर तो वो सभी जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली वो फैलता है। तो पास्कल का सिद्धांत ये बोलता है। नेक्स्ट है ओम के नियम में कौन सी विद्युत मात्राएं संबंधित हैं? ओम के नियम में कौन कौन सी होती है भाई? V = IR, ठीक है। वोल्टेज होती है, करंट होती है और रेजिस्टेंस है, यानी कि विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। नेक्स्ट है एक गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग 330 मीटर/सेकंड है। यदि तापमान में परिवर्तन किए बिना दाब को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा? अब देखिए जो भी आपकी साउंड की जो स्पीड है, ठीक है, साउंड की जो वेलोसिटी है वो प्रेशर पे कभी नहीं बदलेगी। प्रेशर को कितना भी घटा लो बढ़ा लो वो सेम ही रहेगी। हाँ, यदि आप टेम्परेचर को घटाते बढ़ाते हो तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन दाब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सेम रहेगी यहाँ पर, ठीक है, 330 ही रहेगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उच्च गति वाला इंजन है? अब इंजन आपके 2 तरह के होते हैं। एक आंतरिक दहन जिसमें जो आपका इंजन है अंदर की तरफ जलता है, एक होता है आपका बाहरी एक्सटर्नल बर्निंग, ठीक है, जिसमें आपका जो फ्यूल है वो बाहर बर्न होता है। तो जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है तो वो कौन सा होता है? इंटरनल बर्निंग, यानी कि आंतरिक दहन इंजन क्या होता है? सबसे ज़्यादा आपका गति वाला होता है, क्योंकि इंटरनल वाले की जो एफिशिएंसी होती है लगभग 35 से 45 होती है, और इसकी जो होती है एक्सटर्नल बाह्य वाले की 15 से 25% की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस मतलब केमिकल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल में। तो जिसमें डैश होते हैं, तो भाई किस में आपके क्या क्या होते हैं? तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका एक, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, और एक आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है।
नेक्स्ट है कार्बन के समरूप आइसोटोप्स हैं, तो कार्बन के आइसोटोप्स बताने हैं आपको कौन कौन से हैं। तो आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं भाई, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है, जैसे CN12 और एक NC14। यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाला एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ये दोनों सेम होंगे और ये आपका अलग होता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ए। नेक्स्ट है अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता का जो आपका है घटता क्रम आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए भाई घटता क्रम कौन सा होगा, मैंने पहले भी आपको करवाया है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा जिंक, फिर आएगा आयरन लोहा। तो यहाँ पर ऑर्डर आपसे मैग्नीशियम से स्टार्ट दिया, तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला ऑर्डर होगा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को जो हमारी सीरीज़ है प्रीवियस ईयर की कैसी लग रही है, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक शेयर, हर एक लाइक और हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियोज़ लाने के लिए। नेक्स्ट है सभी गैसों के समान आयतन में समान ताप और समान दाब पर अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ये कौन सा नियम है। तो भाई ये कौन सा नियम होता है, एवोगैड्रोज का नियम। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, ठीक है, कि यानी कि सभी गैसों का बराबर आयतन सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, ठीक है, अणुओं की संख्या बराबर होती है। तो ये कौन बोलता है, एवोगैड्रोज लॉ। नेक्स्ट है कार कूलिंग सिस्टम में एक पंप इंजन के माध्यम से और डैश के पाइप के माध्यम से पानी प्रसारित करता है। अब देखिए वो किसके माध्यम से करता है, रेडिएटर के माध्यम से। अब देखिए जो आपका कार का जो इंजन होता है वो गर्म होगा, ठीक है, उसके बाहर से क्या फ्लो करता है, पानी, ठीक है, वाटर कूल होता है। तो वो क्या करेगा, जो आपकी इंजन की गर्मी है उसको सोख लेगा, फिर वो रेडिएटर में पास होगा पाइप के थ्रू और वहाँ पर हवा के माध्यम से वो ठंडा होगा। तो इसी तरह से प्रोसीजर आपका चलता रहता है। तो क्या क्या चाहिए आपको, इंजन के साथ रेडिएटर कनेक्ट करते हैं हम कूलिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का ब्रेक आमतौर पर रेलवे ट्रेनों और ट्राम कारों में उपयोग किया जाता है। तो शू ब्रेक टाइप का, ठीक है, इस तरह से आपका होता है, ये आपका व्हील होता है, ये ऊपर और नीचे प्रेस होते हैं और ये आपका व्हील रोटेट करेगा तो ये स्टॉप हो जाएगा जैसे ही हम इनको दबाएंगे। तो शू ब्रेक टाइप का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है फोकल लंबाई 2m की एक अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो फोकल लंबाई जो आपकी दी है इसकी आपको अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात करनी है। अब देखिए शक्ति होती क्या है, अवतल यानी कि कनकेव लेंस है, ठीक है, इसकी शक्ति फोकल लेंथ आपको दी है 2m। तो पावर आपको ज्ञात करनी है, शक्ति तो क्या होती है 1/f। तो 1/f रखोगे यहाँ पे f की वैल्यू 2, तो 1/2 क्या होगी 0.5। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लस होगी या माइनस, तो यहाँ पर माइनस होती है अवतल लेंस की, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है शारीरिक खतरा कौन सा है। तो शारीरिक जो खतरा है यहाँ पर फिजिकल हैजार्ड इनमें से जो आपको देता है, यदि आप ज़्यादा कंपन वाइब्रेशन वाले में काम करेंगे तो ये आपके लिए शारीरिक खतरा होता है। और जो इसके एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ठीक है, वाइब्रेशन, ये सारे क्या हैं, शारीरिक खतरे के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है जिंक के साथ वायर रोप सॉकेट की क्षमता है। तो जिंक के साथ जो वायर रोप सॉकेट है उसकी क्षमता कितनी होती है, 100% होती है। नेक्स्ट है डैश लोहे के साथ कार्बन का एक रासायनिक यौगिक है। लोहे के साथ कार्बन का एक रासायनिक यौगिक है और इसे आयरन कार्बाइड के रूप में जाना जाता है। तो आयरन कार्बाइड का फॉर्मूला आपका होता है Fe3 आयरन कार्बाइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटाइट। क्या बोलते हैं, सीमेंटाइट। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता। अब कौन सा नहीं दर्शाता, देखिए P आपका क्या होता है VI, तो VI भी दर्शाता है। उसके बाद V आपका क्या होता है IR। तो यहाँ पर यदि आप अलग अलग वैल्यू रखें, सबसे पहले देखिए V की वैल्यू रखेंगे IR, तो IR रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I, ठीक है, I आपका गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा I²R, I²R हो जाएगा। तो A वाला भी हमारा आंसर। उसके बाद आप दोबारा से एक और वैल्यू रखेंगे I की, तो यहाँ से I की वैल्यू रखेंगे V/R,
V/R। तो यहाँ से V/R रखेंगे तो क्या हो जाएगा V²/R। ठीक है, तो A, C और D हमारे तीनों जो होते हैं परिपथ में विद्युत शक्ति को दर्शाते हैं, केवल और केवल B है जो नहीं दर्शाता है। याद रखेंगे आप सारे के सारे। नेक्स्ट है पीतल का मिश्र धातु है, पीतल डैश का मिश्र धातु है, तो किस किस का है, ब्रास। ठीक है, पीतल जो होता है आपका ब्रास वो कॉपर और जिंक का आपका क्या होता है, एलॉय होता है, यानी कि तांबे और जिंक का। नेक्स्ट है डैश एक एंटीसेप्टिक है जो बाजार में परहाइनोल के रूप में बेचा जाता है। तो कौन सा बेचा जाता है भाई, परहाइड्रोजन के रूप में। ठीक है, परहाइड्रोजन के रूप में या हाइड्रोल के रूप में बेचा जाता है, तो कौन सा होता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका एक आपका एंटीसेप्टिक है H2O2। ठीक है, जो बाजार में बेचा जाता है आपका। नेक्स्ट है एक एलो खनिज, एलो खनिज यानी कि यहाँ पर नाम ही दे दिया एलो, जिसमें लोहा ना हो, तो उसमें अन्य धातु होती है, तो उसमें क्या नहीं होता है आपका, लोहा। ठीक है, नहीं होता है। नेक्स्ट है कोयले से डैश का उत्पादन कोयला गैसीकरण कहलाता है। अब कोयले से किसका उत्पादन होता है जिसको हम गैसीकरण कहते हैं, तो भाई कोयले से आपका सिन गैस का उत्पादन। ठीक है, सिन गैस का उत्पादन करते हैं जिसको गैसीकरण कहते हैं। तो सिन गैस आपका होता क्या है, तो सिन गैस आपका मिक्सर होता है गैस का, जैसे मीथेन, CO, H2 और CO2, इन सभी का मिक्सर होता है सिन गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोयला गैसीकरण। अगला आपका एक न्यूमेरिकल है, देखिए कैसे करेंगे ये। एक तांबे के तार का व्यास दे रखा है आपको 0.5 mm, तांबे के तार का जो व्यास है डायमीटर दे रखा है आपको 0.5, और उसकी प्रतिरोधकता जो दे रखी है 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर दे रखी है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओम मीटर दे रखी है यहाँ पर। इस तार की लंबाई इसकी प्रतिरोधकता 10 ओम करने के लिए क्या होगी। और देखिए प्रतिरोधकता यदि आपको 10 ओम करनी है तो उसकी लंबाई क्या होगी। अब आपको R का फॉर्मूला पता है, R = ρL/A, रेजिस्टिविटी की फॉर्म में। ठीक है, इसमें हम यदि अपनी सारी चीज़ें रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास L आ जाएगा 122.7 मीटर। ठीक है, मीटर में आएगा तो लगभग 122 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, रो की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6, L आपको निकालना है, और A आपका हो जाएगा π/4, D², D की भी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है मोल्डिंग रेत का संगठक क्या है। जो मोल्डिंग जो रेत है उसका संगठक बताना है आपको कौन कौन सा है। तो सिलिका रेत भी है, पानी भी है और मिट्टी भी है, तो इन सभी से मिलकर बनता है सिलिका रेत, सिलिका क्ले। ठीक है, उपरोक्त सभी आंसर। नेक्स्ट है कड़ी लकड़ी का उदाहरण है। ठीक है, हार्ड जो वुड है उसका उदाहरण बताना है, तो वो कौन सा है, निम्न में से सागौन। कौन सा है, सागौन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सागौन, इसको टीक बोलते, टीक। नेक्स्ट है जल में एसिटिक अम्ल का 5.8% विलयन कहलाता है। यदि जल में एसिटिक एसिड है जो 5 से लेकर 5.8 नहीं 5 से लेकर 8% विलयन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो उसको हम बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं, विनेगर। क्लियर है। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक और देख लेते हैं आगे, उसके बाद जो बाकी के पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो आरी से लकड़ी काटने की कला क्या कहलाती है। देखिए, आरी से लकड़ी काटने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉइंग। सा हम क्या बोलते हैं, आरी, और इससे लकड़ी काटने की कला को हम क्या बोलते हैं, सॉइंग। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आपका यहाँ पर ए धातु है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है कुछ खास, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा खनिज यहाँ पर शायद दिया है प्रकृति में। तो खनिज आपको ए धातु यानी कि नॉन मेटल बताना है। जिप्सम, चूने का पत्थर और माइका, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन मेटल हैं। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का पुनर्क्रिस्टलाइजेशन देता है। जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करें हम तो ये आपको क्या देता है, धावन सोडा देता है। क्या देता है, धावन सोडा देता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये थे आज की वीडियो के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।